नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है आरएसएस। इसे हमें मिलकर रोकना होगा। राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक, ये मुस्लिमों के अधिकार को छीनने वाला। ओवैसी का सरकार पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। मांझी ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन, चिराग के हाथों में फिर लड्डू। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी के लिए कांग्रेस करने जा रही है ये काम। 40 साल बाद दिल्ली में बड़ा आयोजन। और आपको बताएंगे कि बीजेपी के 8 साल पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी। अजय राय बोले सरकार के सारे वादे झूठे, इस्तीफा दे सीएम। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है आरएसएस। इसे हमें मिलकर रोकना होगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा हुआ है। उन्होंने यहां जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों की छात्र इकाइयों के संयुक्त प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर रोकना एवं पराजित करना है। विपक्षी पार्टियों की छात्र इकाइयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियमों और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर संसद मार्च का आह्वान किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक संगठन हिंदुस्तान का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है। उस संगठन का नाम आरएसएस है। यदि शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी, जो धीरे धीरे जा रही है, तो देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि आज छात्रों को यह बताने की जरूरत है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस द्वारा नामित हैं और आने वाले समय में राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी आरएसएस द्वारा नामित होंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के बारे में लोकसभा में बात की है और मैं ये बोलना चाहता था कि कुंभ के बारे में बात करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक, ये मुस्लिमों के अधिकार छीनने वाला है। ओवैसी के सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को सही ठहराया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह बिल मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह बिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाकर इसके प्रशासन में बाधा डालता है, जो संवैधानिक के अनुच्छेद 14, 26 और 225 का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों के बोर्ड में सिर्फ उसी धर्म के लोग सदस्य बन सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की सुरक्षा या अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिमों को उनकी धार्मिक प्रथाओं से दूर करने के लिए लाया गया है। उनका दावा है कि बीजेपी, केंद्र सरकार और आरएसएस का मकसद मुस्लिमों को उनके धर्म से अलग करना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संभल की मस्जिद और दिल्ली की संसद के पास की मस्जिद को सरकारी संपत्ति बताकर खतरे में डाला जा सकता है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ की आय बढ़ाने या उसकी रक्षा के लिए नहीं है, यह मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश है। हमारी इबादत को रोकना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार। मांझी ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन, चिराग के हाथों में फिर लड्डू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भी कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से तमाम दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। सूबे में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, बिहार में एनडीए में मुख्यतः 5 दल शामिल हैं: भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोजपा ने अपनी दावेदारी के तहत कुछ संभावित सीटों की पहचान की है, जिनमें महनार, रघुनाथपुर, गोविंदगंज, गया घाट समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर लोकसभा
लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी के लिए कांग्रेस करने जा रही है ये बड़ा काम। 40 साल बाद दिल्ली में बड़ा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को अधिक प्रभावी भूमिका देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 40 साल बाद जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। इसके लिए देश भर के 700 से ज़्यादा जिला अध्यक्षों का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को अलग अलग राज्यों के जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। ये बैठक कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में होगी। राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद 3 अप्रैल को होगा और इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन महामंत्री ललित तुनवाल ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने वर्ष 2025 को संगठन निर्माण और मजबूती के लिए समर्पित किया है। जिला अध्यक्षों को पार्टी की रीढ़ मानते हुए हाईकमान उन्हें और ताकत देने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस अधिवेशन में बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर गहन चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के 8 साल पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी। अजय राय बोले, सरकार के सारे दावे झूठे, इस्तीफा दें सीएम। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी दावे हवाई एवं झूठे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता इस झूठ का जवाब देगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मठ जाएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बच्चों की फीस और दवा कैसे आती है। कांग्रेस 3 दिन तक हर मंडल में सरकार का पर्दाफाश करेगी। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू होगा। सरकार के भ्रष्टाचार और झूठ को उजागर कर दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगातार शिकायतें मिली, लेकिन घूसखोरी को बढ़ावा दिया गया। जब कमीशन नहीं मिला तो कार्रवाई की गई। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व सीएम गहलोत ने 1.5 साल बाद फिर से दिखाई सक्रियता। पायलट के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर सक्रिय हो गए हैं। 2 दिन पूर्व वो भरतपुर और दौसा के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। वैसे आपको बता दें कि दौसा सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, लेकिन गहलोत के वहां जाते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग उनका स्वागत करते नजर आए। जानकार लोग लंबे समय बाद उनकी सक्रियता को वर्तमान में कांग्रेस के कई पावर सेंटर के बीच जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सबके अपने अपने कयास हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलाने का मन बना लिया है। मुस्लिम आरक्षण के बवाल पर बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में हो रहे गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने सदन न चलाने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि सत्ता पक्ष बार बार बहाना बनाकर सदन की कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है और कई दिन हो गए हैं, लेकिन वो किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा खड़ा करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर रविवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध जताए जाने के बाद ये मुद्दा सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में भी गरमाया। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित किया और इस विधेयक के अनुसार सरकारी ठेकों में 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्य और 1 करोड़ रुपए तक के माल सेवा खरीद अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर सपा का संसद परिसर में प्रदर्शन। सीएम योगी का मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बेटियों पर अत्याचार का उल्लेख था। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति हो गई है कि लड़कियों को मारकर लटका दिया जाता है। पहले अयोध्या में हुआ, फिर बलिया और बनारस में हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने सदन में बीजेपी को दी सीधी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो चुनाव में अकेले अकेले आ जाइए, पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में बिहार विनियोग विधेयक पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सदन में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें, किसका कितना आधार है सब पता चल जाएगा। जब आप लोग विपक्ष में थे तब काम हुआ था या नहीं, ज़रा बताइए।
पहले मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनका हाथ बांध दिए थे। जब हमसे अलगाव करना था तब मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस ठप कर दी थी। तेजस्वी ने कहा कि जब बीजेपी से भी अलग कर दिया तब भी मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस ठप कर दी थी। गजब की केंद्र सरकार है। बेगूसराय की मक्का फैक्ट्री को उठाकर ले जा रहे थे। जब हमने सवाल उठाए तो उनके मंत्री बोले कि कहीं नहीं जाएगा, पीएम मोदी जी आएंगे तब लिट्टी खाएंगे। हम तो कहेंगे कि लालू जी के पास आइए, सत्तू खाएंगे। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा और सबसे हिसाब लगाकर विदा कर दिया जाएगा। राज्य की सरकारी नौकरियों में 1% भी पिछड़ा जाति से आरक्षण के जरिए नौकरी में नहीं है। ये 20 साल आपका गायब काल के नाम से ही जाना जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्यायिक प्रणाली में कम हो रहा लोगों का विश्वास, मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं, सरकार न्यायपालिका करे स्वीकार, सिब्बल का बयान। जहाँ दोस्तों धार्मिक प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का दावा करते हुए राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने कहा है कि विकल्प तभी मिल सकते हैं जब सरकार और न्यायपालिका दोनों ये स्वीकार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति समेत मौजूदा प्रणालियां कारगर नहीं रह गई हैं। सिब्बल ने पीटीआई भाषा के साथ एक साक्षात्कार में न्यायिक प्रणाली की खामियों के बारे में बात की और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा ज़्यादातर मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के मुद्दे का भी हवाला दिया। हालांकि सिब्बल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव साल में नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा झटका, सीएम की इफ्तार पार्टी से दूर हुए मुस्लिम धार्मिक संगठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठन ने बायकॉट कर दिया है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं और नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली है। ये इफ्तार पार्टी रविवार को हुई। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए सरकार है और इस सरकार में बीजेपी, एलजेपीआर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ विधेयक 2024 बिल लाने की तैयारी कर रही है। फरवरी 2025 में मोदी कैबिनेट ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण, विवाद निपटान प्रक्रियाओं और वक्फ बोर्डों की संरचना से संबंधित है। विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम प्रमुख हुस्न ओवैसी ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद और इमारत ए शरिया ने वक्फ विधेयक पर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के रुख को देखते हुए बड़ा फैसला लिया और इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इफ्तार पार्टी की बहिष्कार करने वाले संगठनों में इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस समेत कई सारे शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, निर्वाचन आयोग ने बुलाई बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियों के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और उस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसको लेकर विभाग ने अपनी पहली बैठक भी बुला ली है और इस बैठक में निर्वाचन विभाग कई अहम फैसले लेगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 25 मार्च को निर्वाचन विभाग में पहली अहम बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसमें जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव में मतदाता सहभागिता बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी और इस संबंध में निर्वाचन विभाग के अवर सचिव प्रमोद कुमार ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने वक्फ विधेयक को लेकर मोदी सरकार को घेरा और लगाए ये बड़े आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ विधेयक के जरिए संविधान पर एक और सोचा समझा हमला मोदी सरकार कर रही है।
और कहा कि इससे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बहुधार्मिक समाज के सामाजिक सद्भाव तोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम कर चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा करना है। और उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कानूनों के तहत वक्फ प्रबंधन के लिए सभी संस्थाओं की स्थिति, संरचना और अधिकार को सुनियोजित तरीके से कम कर अल्पसंख्यक समुदाय को परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इससे अपनी भूमि को वक्फ को देने में जानबूझकर अस्पष्टता पैदा करने के लिए वक्फ की परिभाषा भी बदल दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे दक्षिण के राज्य, डीके ने अन्नामलाई पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता अन्नामलाई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अन्नामलाई ने दावा किया था कि 22 मार्च को चेन्नई में हुए दक्षिण भारतीय राज्यों की बैठक बिना योजना के आयोजित की गई थी और इस पर शिव कुमार ने कहा कि अन्नामलाई का बयान महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि असल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को क्या संदेश दे रहे हैं। शिव कुमार ने अन्नामलाई पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है और वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अन्नामलाई राज्य के प्रति नहीं बल्कि अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं और उन्हें अपना काम करने दें, लेकिन उनकी प्राथमिकता राज्य नहीं पार्टी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार का इतिहास गौरवशाली लेकिन वर्तमान मुश्किल, कन्हैया कुमार का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शनिवार को पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर शुभकामना देने के दौरान कई नेताओं ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की बात बताई। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है लेकिन वर्तमान मुश्किलों में है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कल ही पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई की गई। वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। ये यात्रा बिहार के भविष्य को सुंदर बनाने की है, बिहार के वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए है। इस यात्रा को विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत भितिहरवा में हुई है और ये यात्रा जिस जिले में पहुंच रही है वहां के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में सीएम बदलने के बीजेपी विधायक के दावे पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा, इतिहास पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास का पन्ना पलटा है, बीजेपी इतिहास का पन्ना पलट रही है। रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा वो इतिहास का एक भाव था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था, शिवाजी की तिलक किसी ने नहीं किया था। वहीं बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है, यूपी को लूटा जा रहा है, मैं मजबूरी समझता हूँ। गाजियाबाद कांड पर उन्होंने कहा कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा किया है, बीजेपी की पॉलिसी कहाँ है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत ने जज के घर कैश मिलने पर उठाए सवाल, सुशांत सिंह मामले पर भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले और औरंगजेब पर बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए। संजय राउत ने दिल्ली में एक जज के घर से मिले नकदी के मामले को उठाया और कहा कि इस पर वो पिछले 2 दिनों से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। उनका ये भी कहना था कि ये मामला गंभीर है और जो लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये एक दिन की कमाई का मामला है, लेकिन वो लोग गलत हैं। राउत ने शिवसेना के पक्ष में फैसला ना जाने की बात का जिक्र किया। बोले, शिवसेना को न्याय न मिलने का कारण अब समझ में आ रहा है, हमारे 40 विधायक छोड़कर चले गए, साफ हो रहा है कि न्याय व्यवस्था दबाव में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट पेश, नीलोत्पल मृणाल की मांग, रिपोर्ट सार्वजनिक करे सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र से नहीं हुई है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के लेकर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए अभियान शुरू करने वाले नीलोत्पल मृणाल की प्रक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जिस आधार पर रिपोर्ट पेश की है
उसे सार्वजनिक किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई द्वारा बंद करने पर नीलोत्पल मृणाल ने IANS से बातचीत में कहा कि हर कोई शख्स बोल रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मैं खुद बिहारी हूं और कोई भी बिहारी हार नहीं मानता है। ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी जिससे लगे कि मर जाएं। मुझे लगता है कि सीबीआई को उस दौरान जिस तरह से केस सौंपा गया था उसके मुताबिक ही उन्होंने अपना फैसला दिया है। अब उनका परिवार ही इस पर कोई फैसला लेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री के बर्ताव से राज्य की बदनामी हुई, बिहार सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर। जी हाँ दोस्तों, बिहार की एक अदालत में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसमें पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के कथित अनादर को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वकील सूरज कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि गुरुवार को एक आयोजन के उद्घाटन के दौरान सीएम की हरकतों से राज्य की बदनामी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने मुजफ्फरपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका दायर की और BNS और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 मार्च को तय की है। बता दें कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे और राष्ट्रगान बजाते समय उन्होंने अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिया।